should not be an obstacle in the path of achieving one's dream. Yes, you heard it right. We have with us the man of the hour, the living legend, who topped his own dream in his own way and has showcased himself as a pure master of decision making. With a huge round of applause, once again, welcome him on stage, none other than Mr. Alak Pandey. मैं आई वॉज जस्ट आस्किंग कि मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हो जाएगा. आई हैड प्रेटी डिसेंट इंग्लिश टिल क्लास 12th. आफ्टर दैट कॉलेज आ गया यार फिर. और कॉलेज मेरा कानपुर में था. सारी इंग्लिश चली गई मेरी कॉलेज के अंदर. कॉलेज के 4 साल नहीं, मेरे 4 नहीं हो पाए थे, मेरे 3 हुए थे. तो कॉलेज के 3 साल मेरे जितनी चीज़ें मैंने सीखी थी वो मेरी अनलर्न हो गई. मैं सभी बच्चों से यहाँ बोलूँगा, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी वर्ड्स चले जा रहे थे, यूनिकॉर्न और ये और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स, एक से एक भारी भरकम, लेजेंडरी ये वो. और मैं वहाँ बैठ के ना, हर बार जब मैं वहाँ बैठता हूँ, ऐसा कोई वीडियो देखता हूँ, मेरी आँख में अभी भी आंसू आ जाता है. मेरे को अभी भी बिलीव नहीं होता है कि इट हैज़ हैपेंड फॉर मी. मतलब मेरे को अभी भी बहुत जादू सा लगता है कि ये हो गया है एक्चुअली. पर अगर आप इसमें ये पूछोगे क्या मैंने ऐसा सपना नहीं देखा था, नहीं देखा था. सपना तो मैंने यही देखा था. मतलब मेरे लिए अगर कोई पूछे कि सर आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि इतने सारे आपसे बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि एक गांव देहात का बच्चा भी आज आईआईटी की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, एमबीए की करता है, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, गेट. पर अगर कोई पूछता है सबसे ज़्यादा अचीवमेंट क्या लगती है, सबसे ज़्यादा खुशी क्या लगती है आपको लाइफ में, तो मुझे लगता है आज 15,000 घर हैं जो फिजिक्स वाला की वजह से चल रहे हैं, एक्चुअली चल रहे हैं. मतलब 15,000 लोग आज फिजिक्स वाला में जॉब कर रहे हैं. सन 2011 में मेरे पिताजी भी मुझे कॉलेज में एडमिशन कराने ले जा रहे थे. और जैसे जैसे लड़के बड़े हो जाते हैं ना, इनकी पिता से बातचीत बहुत कम हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है. पिताजी से इतनी बातें बचती है, पापा पूछते हैं आके खाना खाया, जी पापा. पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है पापा. इसके बाद पापा और आप एक दूसरे को देख रहे हो किस टॉपिक पे बात कर ले हम लोग. फिर थोड़ी देर बाद होता है कि इंडिया अच्छा खेल रही है वर्ल्ड कप में, हाँ इंडिया अच्छा खेल रही है. क्रिकेट का एक टॉपिक होता है जिस पे बात हो पाई. ऐसा तो है नहीं कि लड़के जाके रोज पापा को बोल रहे हैं पापा आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू पापा. मतलब करना है पर पापा के साथ नहीं, कहीं और करना है ना. कितने लोगों ने यहाँ पिताजी को आई लव यू बोला होगा एक बार भी जीवन में. हाँ, अभी व्हाट्सएप चेक करूंगा कहाँ कहाँ आई लव यू तुम लोग रोज बोल रहे हो, और एक साथ कितनों को बोल रहे हो. पिताजी को नहीं बोला जा रहा है, मेरे से भी नहीं बोला गया कभी, और बहुत लिमिटेड बातचीत होती थी पिताजी से. और क्या होता है ना, जैसे जैसे लड़के या बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, लड़के लड़कियां बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे ये 16-17 की उम्र आती है ना, इसमें हम बन जाते हैं क्रांतिकारी. हमें चाहिए आज़ादी, घर से आज़ादी चाहिए हमें. घर में लगता है बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है, टाइम पे सो जाना है, टाइम पे खाना खाना है. लॉजिकली देखो सारी बातें सही थी, पर हमें उस टाइम चाहिए होती है इस घर से आज़ादी. और आज़ादी कहाँ मिलेगी, आके कॉलेज. तो मेरा भी ऐसा ही सपना था कि भाई अब इस घर से आज़ादी मिले, इस पिताजी से आज़ादी मिले, मुझे यहाँ से निकलना है यार, इन लोग बड़ा परेशान करते हैं. तो 2011 में पिताजी मुझे कॉलेज लेके गए. अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा रेफरेंस देता हूँ कि मैं कैसे बैकग्राउंड से आता हूँ. तो 2011 में मैं प्रयागराज में था और मेरा कॉलेज कानपुर में था, HBTI करके नाम है. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ओनली. हाँ एनीवे, सो तो सरकारी कॉलेज था, 600 रैंक आई थी. तो पिताजी ने बोला कि ट्रेन से चलेंगे, हमने कहा ट्रेन से चलेंगे. और पिताजी जनरल टिकट लेके आ गए ट्रेन का. कितने लोग जनरल डिब्बे में ट्रैवल किए हो, अभी तो स्टूडेंट हो, अभी नहीं करोगे तो कब करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो. भारत देखिए, आप जनरल डिब्बे में घुसिए, आपको भारत दिखेगा. ये जितने बच्चे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप सोच रहे हो ना, जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप सोचो तो एक ऐसा आइडिया सोचो जो स्केलेबल हो, जो भारत तक पहुंचे. लिमिटेड ऑडियंस के लिए चीजें मत बताओ. अब अगर आपको ऐसी चीज बनानी है जो भारत तक पहुंचे बेटा, तो आपको भारत देखना पड़ेगा. और भारत ये नहीं है. दिस इज द मोस्ट प्रीमियम भारत. ये तो भारत का 1% है. आप अच्छे कपड़े पहन के यहाँ अच्छी जगह बैठे हो, क्या लाइटनिंग है, मैं क्या जूते पहना हूं. दिस इज द मोस्ट प्रीमियम भारत यू आर सीइंग. इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप इतनों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. और मुझे लगता है अपने जीवन में आप कितना पैसा कमाते हो ये शायद इतना इंपैक्टफुल नहीं होता है. सबसे बड़ी बात होती है आप कितनी लाइफ टच कर जाते हो, कितनी जिंदगियां आप टच कर जाते हो अपने जीवन में. उसके लिए आपको भारत घूमना पड़ेगा. और मैं बचपन से भारत घूम रहा हूं, मुझे एडवांटेज मिल गया. कई बार जो आपकी परेशानियां होती हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है. तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी गरीबी. तो मेरे पिताजी ने जनरल टिकट लिया, हम लोग जनरल डिब्बे में चढ़ गए. इलाहाबाद से कानपुर 4 घंटे का रास्ता. अब जनरल डिब्बे में जितने लोग चढ़े हैं उनको पता है जनरल डिब्बे का टिकट ये गारंटी नहीं देता कि सीट मिलने वाली है ना. जमीन पे भी कोई गारंटी नहीं है, बाथरूम के आसपास बैठ सकते हैं. तो हम भी खड़े थे, पिताजी भी खड़े थे. तो पिताजी अखबार लेके चलते थे ट्रेन में, पूरा प्लान थे वो, अपने आप में एंटरप्रेन्योर. अखबार खोला, उन्होंने बिछाया, क्या बैठो इस पे आराम से.
अब यार मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, पिताजी ने बड़ा खींचतान के पढ़ाया था। अब मुझे शर्म आ रही है, बाहर पे कैसे बैठ सकते हैं पापा, यहाँ सब लोग हैं, आसपास थोड़ी लड़कियाँ भी थी एक्चुअली, तो मुझे लग रहा था ऐसे कैसे बैठ सकते हैं। पिताजी बोले आओ बैठो, यहाँ नीचे बैठो। बैठाए, फिर उनका वो रेगुलर इंटरव्यू प्रोसेस चालू हो गया है। एडमिट कार्ड रखे हो कि नहीं रखे हो, मार्कशीट रखे हो कि नहीं रखे हो, अच्छा ये सर्टिफिकेट रखे हो कि नहीं रखे हो, पूरा पासपोर्ट फोटो रखे हो, अच्छा दिखाओ कहाँ रखे हो, दिखाओ। फिर दिखा रहे हैं। अब मुझे क्या लग रहा था, बस कुछ दिनों की बात है, आज शाम को मिल जाएगी मुझको इससे आज़ादी, अब मैं पहुंच जाऊंगा कॉलेज, इसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैंने कहा बाबा सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं फाइल में, मेरा टेंशन मत लो। हम लोग पहुंच गए कॉलेज। कॉलेज पहुंचे, वहाँ पे वो जो लाइन होती है एडमिशन वाली, वहाँ जाके खड़े। अच्छा कॉलेज पहुंच के जो सबसे पहली चीज़ होती है, आपके साथ तो नहीं, आपका कॉलेज तो काफ़ी बेहतरीन बना है, ऐसा बोलना पड़ेगा, सब लोग बैठे हैं यहाँ फैकल्टीज वगैरह, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कॉलेज पहुंच के जो सबसे पहली चीज़ मेरे साथ हुई, मैं कॉलेज के बाहर पहुंचा, फिर मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा फोटो में कुछ और लग रहा था, ये सामने से कुछ और क्यों लग रहा है। कॉलेज अंदर पहुंचा, वहाँ एडमिशन की लाइन लगी हुई थी, तो एडमिशन की लाइन में उन्होंने बोला कि अपना 12th का मार्कशीट लाया, हमने कहा ये लीजिए, क्या पासपोर्ट फोटो, हमने कहा ये लीजिए, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट, हमने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट, मैंने कहा मैं सही तो हूँ, जिंदा दिख तो रहा हूँ बढ़िया। और पीछे पिताजी खड़े थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई पिताजी को इस तरह से देख पाने की। मैं ऐसे पीछे पापा को देखा, मैंने कहा बाबा मेडिकल सर्टिफिकेट तो लिखा ही नहीं था क्या। और सामने जो बंदा बैठा था काउंटर पे, कहा ये देखिए भाई साहब सारी लिस्ट में सब चीज़ मेंशन है, आपका बेटा लेके नहीं आया है। हमने कहा यार इससे तो बदला लूंगा कॉलेज के अंदर जाकर मैं। खैर फिर वहाँ कानपुर है, अब कानपुर इज़ अ डिफरेंट सिटी, सो वहाँ पे होते हैं गुटका किंग्स, लॉर्ड ऑफ गुटका किंग्स, अलग है। अभी मैं तुमको बताऊंगा, कानपुर इज़ वेरी, और कानपुर का बहुत बड़ा रोल रहा मेरे जीवन में। कानपुर अलग है, तो वहाँ पीछे अंकल जी खड़े थे, बोल 500 रुपये में बन जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। हमने कहा कहाँ चलना पड़ेगा, तो बाहर लेके गए, वहाँ एक वेग मशीन रखी थी, एक टेबल रखी थी, ऐसे मेरा वेट लिया, बोले फिट है। हमने कहा तो ऐसे ही कर देते अगर वेट लेके ही फिट बताना था तो। खैर एनीवेज ये सब चला। एडमिशन डे बहुत लंबा जाता है, इज दिस ट्रू विथ ऑल ऑफ यू ऑल्सो। रजिस्ट्रेशन का डे सुबह से पूरी रात हो जाती है, थकान हो जाती है, नहीं होती आप लोग को? यू आर वेरी ब्लेस्ड देन। हमारे कॉलेज में तो रात हो गई थी, एडमिशन होते होते, हॉस्टल अलाउट होते होते, समहाउ मेरे को हॉस्टल अलाउट हुआ, 3 सीटर रूम मिल गया। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं सिंगल सीटर रूम में नहीं रहा, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जबकि मैं वो इंसान हूँ जो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन लेके आया, जो कहता है घर में बैठ के पढ़ो। पर एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज होती है कि आपको हमेशा अपने आसपास दोस्तों की, लोगों की ज़रूरत है। हमें एक सोशल लाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मेरे को 3 सीटर रूम मिल गया। ये मैं आज बोलता हूँ, उस वक्त नहीं, तब मुझे अकेले रहने का बहुत मन था। वो इसलिए कि हमारी एक बंदी थी फ़ोन पे बात करने रहे थे, हाँ सॉरी, आई वोंट डिस्ट्रैक्ट यू। सो एनीवेज, तो फिर हॉस्टल मिल गया, और फिर पिताजी बोले कि रात की 9 बजे की ट्रेन है, हम चलते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर पिताजी हॉस्टल के गेट पे आए, हम भी आए। फिर पिताजी हमसे बोलते हैं कि अलग जाओ, अंदर जाओ, रात हो गई, खाना खा लेना, और बेटा टाइम से सो जाना, और सुबह टाइम से उठ जाना। वो पूरा सब बता रहे थे कि टाइम से उठना है, टाइम से सोना है। फिर हमसे बोले कि बेटा रोज़ फ़ोन करना। हमने कहा ठीक है पापा, रोज़ फ़ोन करेंगे आपको। फिर हमसे बोलते हैं कि बेटा अगर तुमको पैसे की कोई ज़रूरत हो ना तो हमें बताना, और यहाँ किसी से पैसा मत मांगना कॉलेज में। कॉलेज में आके ना बहुत सारी गलत गलत एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि आप होते हो 18-19 साल के यूथ, और आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे लोग आसपास, कॉलेज के आसपास बैठे होते हैं। पिताजी ने मुझसे बोला कि अगर तुमको पैसे की ज़रूरत हो तो ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप के पास पैसे कम है, मैं कुछ भी भेज दूंगा, तुम्हें पैसे हमेशा भेजते रहूँगा, तुम किसी और से पैसे मत लेना। अब पिताजी ने ये बात बोली, तब मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार घर से तो दूर होने वाला है, मैं तो घर से दूर होने वाला हूँ। ये पिताजी यार, इन्होंने इतना किया है, सारे पैसे इन्होंने ही दिए हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे क्या यार, मेरे दिमाग में क्या गलत सोच रहा था। मैं तुरंत झुका पिताजी का पैर छूने के लिए, और मैं पिताजी का पैर छुआ, पिताजी ऐसे साइड में इधर देखने लगे। उनकी आंख में एकदम आंसू भर गया कि लड़के को पहली बार बाहर छोड़ने जा रहे हैं। और हम लड़के जल्दी रोते नहीं हैं, पर अगर पिताजी की आंख में आंसू देख लें तो वो ऑटोमेटिकली भगवान ने बनाया, अगर हमारे पिताजी की आंख में आंसू है तो हमारे आंख में अपने आप आंसू चले आते हैं, भले ही अंदर फीलिंग आ रही हो नहीं आ रही हो। हमारी आंख में भी आंसू, पिताजी की आंख में भी आंसू, पर मैन विल बी मैन। दोनों भाई मस्त एक्ट कर रहे हैं, सब सही चल रहा है। हाँ बाबा ठीक है, खाना खा लेंगे, घर की याद तो नहीं आएगी? अरे नहीं बाबा, घर वर की याद कहाँ, बढ़िया है, सब सही है, चलो बेटा ठीक है हम चलते हैं। पिताजी गए बाहर, ऑटो में बैठे, तो फिर ऑटो में बैठे, फिर मुझे लगा कि अब पिताजी पलट के बाय करेंगे, तो पिताजी का एक सिंपल लाइन होता है, चलो अच्छा बेटा हम चल रहे हैं, बाय। हमने कहा ठीक है बाय। और पिताजी फिर ऑटो से गए, उन्होंने पलट के नहीं देखा। एंड इट वॉज दैट मोमेंट, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला हो गया यार, किसी को नहीं जानता इस कॉलेज में, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, एक इंसान को मैं नहीं जानता हूँ। और उस टाइम मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, पापा रुक जाओ यार, पापा रुक जाओ यार, कहाँ अकेले में छोड़ जा रहे हो पापा, डांट लेना यार, कोई बात नहीं, टाइम पे उठ जाऊँगा, पापा यहाँ मत छोड़ के जाओ यार, किसी को नहीं जानता हूँ मैं।
बट पिताजी चले गए। एंड इट वॉज दैट मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो पराए खुले शहर की जो कैद होती है और बंद घर की जो आज़ादी होती है, ये घर से बाहर निकलने के बाद ही इंसान को समझ में आती है। मैंने हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ बोली है कि जीवन अगर आप किसी के लिए जीना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अब ये बात ना मुझे भी बहुत लेट रियलाइज़ हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे हो सके तो मेरे कहानियाँ सुन के पहले रियलाइज़ कर लें। इफ़ यू वॉन्ट टू डेडिकेट योर लाइफ टू वन पर्सन, डेडिकेट इट टू योर फादर एंड योर मदर। मेरे को हॉस्टल जाते ही ना घर की इतनी ज़्यादा याद आनी स्टार्ट हुई। मैं घर पे जब था ना तो मेरे को ये लगता था यार कि कॉलेज जाएंगे तो पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बाहर घूमेंगे, मोमो खाएंगे, एकदम फास्ट फूड खाएंगे, दिन भर एकदम ठूस लेंगे। और आयरनिकली आप देखो, कॉलेज आने के बाद आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो कि मम्मी के हाथ की दाल मिल जाए किसी तरह से, जबकि आपको इतना ज़्यादा मन था बाहर के खाने का, और जब ये बाहर का खाना मिल रहा है तो आपको लग रहा है यार वो माँ के हाथ का खाना क्यों नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ना हमारे माता पिता भी हमें अपने से दूर भेजना चाहते नहीं है, असल में उनकी भी मजबूरी है, उन्हें हमारा फ्यूचर बनाना है, इसलिए भेजना पड़ जाता है। मेरी मम्मी हमसे बोली थी कि अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने टुकड़े टुकड़े करके अपने से दूर कर दिया, और फ़ोन पे रोते हुए। मम्मी तो स्टार्टिंग के एक हफ्ते जब फ़ोन करती थी रोज़ रोती थी, रोज़ वो फ़ोन करें, शुरू में अलो अलग अलो अलग, और वो रोना स्टार्ट कर दें। पापा नहीं रोते थे, या शायद पापा का रोना दिख नहीं पाता है, ये भी हो सकता है। कहा जाता है ना कि बाप बिना आवाज के, बिना आंसू के रोता है, उसका आंसू दिख ही नहीं पाता किसी को। खैर एनीवेज, ये तो जिंदगी का सत्य था, हमने एक्सेप्ट किया, हमने कहा अभी असलियत की जिंदगी अब शुरू हुई है अलग पांडे। फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई यार, फिर हम अंदर गए हॉस्टल में। अब हॉस्टल में नई जिंदगी दिख रही है मुझको, अलग माहौल दिख रहा है। अच्छा, हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं यहाँ? हाउ मेनी हॉस्टलर्स? हॉस्टल का ना एक क्लियर नियम कानून है कि लाइट गई तो चिल्लाओ। क्यों? प्रोटोकॉल है, चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है? कुछ भी, पर चिल्लाना है। लाइट गई तो मैंने कहा क्या है, क्यों, ये कल्चर क्यों बना है, कौन बना के गया है? कोई रूल तोड़ भी नहीं रहा है। तो कभी कभी नारे लग रहे हैं, वार्डन सर की तारीफें हो रही हैं उसमें लाइट जाने के बाद, कभी गर्ल्स हॉस्टल की तरफ नारे लग रहे हैं, चिल्लाया जा रहा है नाम, और लाइट आते ही शांत। पता लगा लो किसने चिल्लाया है, आओ ढूंढ लो। एक तरफ मेरी लाइफ एकदम सीरियस, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, और एक तरफ हॉस्टल में आओ डिफरेंट लाइफ चल रही है। हॉस्टल के अंदर अगर एक लड़का तैयार होकर कॉलेज जा रहा है ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मंगनी का होता है, पूरा मंगनी का। शर्ट रूममेट की पहनी है, पैंट बगल रूम की पहनी है, चप्पल किसकी पहनी है एफबीआई भी नहीं पता लगा सकती। चप्पलें तो मतलब ऐसे टहल रही हैं पूरे कॉलेज के अंदर। और जिस दिन आपका वाइवा या फॉर्मल डेज होते होंगे आपके, कुछ आपके हर दिन फॉर्मल होते हैं क्या? यूनिफॉर्म है क्या कॉलेज में? They see it's very good to have a uniform in college because it brings discipline. So I'm in favor. एक बड़ा फायदा है यूनिफॉर्म होने का, रोज सोचना नहीं है ना क्या पहनना है, वही डाला वही पहन के आ गए। लड़के वैसे भी नहीं सोचते हैं, लड़के नहीं, एक टी शर्ट है, सुबह पहना, कॉलेज आए, वापस गए, उसी में खाना खाया, दाल गिराई, केचप गिराया, पढ़े, सो गए। नाइट सूट नहीं होता लड़कों के लिए। अगले दिन सुबह उठे, भाई कैसा लग रहा हूं? अरे हीरो, अरे थैंक यू भाई, आ गए कॉलेज वापस। अगले दिन पढ़े, फिर खाना खाए, फिर सो गए। चिपके रहते हैं उनके कपड़े, बदन से चिपके रहते हैं, पीछे पसीना आएगा, सूख जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ी बहुत अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो ना, तो यहां पे मुझे लगता है न्यूटन फर्स्ट लॉ काम कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब तक चल रहा है चलने देंगे जी, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, जब तक एकदम रूम वाले चिल्लाने लगे, क्लास में लोग ना बोलने लगे बदबू आ रही है, भाई अब बदल ले। और एक तो ये हथियार लेके चलते हैं जो जूता है, मारते नहीं है, जूता उतार दें अगर 10 लोग तुरंत बेहोश, एटम बॉम्ब है पास में। एक्चुअली क्या है ना, लड़कों के लिए जो हाइजीन होती है ना, वो उन्हें लगता है हाइजीन दूसरों के लिए करनी चाहिए, कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं नहाया नहीं हूं। कितने लोग रोज नहाते हो? बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूं, जितनों ने हाथ उठाया था ये वीकली नहाने वाले हैं, वीकली। संडे को नहाएंगे ना भाई,
रोज नहा के क्या, परफ्यूम, डन, हो गया, नहा लिया। लड़कियां हाइजीन रखती हैं अपने लिए, उनको पता है हाइजीन रखना चाहिए, बॉडी हेल्दी रहती है। लड़के हाइजीन रखते हैं दूसरों के लिए। लड़कों के लिए भी थोड़े से ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बड़े लोग प्रमोट भी करते हैं। गोरा करने वाली क्रीम आ रही है, लिप ग्लॉस आ रहा है, और आजकल थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी चला है कि लड़के क्यों पीछे रहे हैं, लड़के भी मेकअप करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं बता रहा हूँ, आज क्या 10 साल क्या 500 साल तक भी लड़के लड़कियों से कभी भी मेकअप और हाइजीन में आगे नहीं निकल सकते। ये मैं हॉस्टल लाइफ में देख के आया हूँ, नहीं निकल सकते हो। लॉ ऑफ नेचर है, आप तोड़ने की कोशिश मत करो। आपके पास भाई मेकअप के लिए कुछ है ही नहीं। और ये बात मुझे अपनी शादी के बाद समझ में आई, पहले मुझे भी नहीं पता था। शादी के बाद मुझे बहुत सारे टर्म्स, पहले मैं सोचता था कि भाई एक क्रीम होती होगी, साबुन होता होगा, और क्या होता होगा। अभी मुझे पता चला, सबसे पहले बाल धोने के लिए शैम्पू, बॉडी के लिए बॉडी वॉश, फेस के लिए फेस वॉश, उसके बाद फेस क्रीम, फुट क्रीम, हैंड क्रीम, सनस्क्रीन, आईलाइनर, उसके बाद कंसीलर, फाउंडेशन, काजल, मस्कारा, इट्स नॉन एंडिंग। तुम लोग के पास क्या है, लड़कों के पास क्या है? एक साबुन, हथियार। बाल साबुन से, फेस वॉश साबुन, बॉडी वॉश साबुन, बाथरूम के बाद हैंड वॉश भी वही साबुन। एक साबुन है और एक कॉमन साबुन है, वही लाल रंग वाला। लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। कौन लेके आया? लड़कों को ये नहीं पता कि दूसरे का साबुन नहीं यूज करना चाहिए। कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो ब्रश यूज करते हैं, साबुन तो नॉर्मल है। जब कॉलेज शुरू होता है ना, तो शुरू के 1 हफ्ते 2 हफ्ते बड़ा सही शेड्यूल फॉलो होता है, डिसिप्लिन। सुबह 9 बजे कॉलेज पहुंच जाएंगे, सारी क्लास टाइम से अटेंड करेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक है। सेकेंड ईयर वाले हंस रहे हैं इस बात पे, कह रहे हैं हर सब्जेक्ट होती है फर्स्ट ईयर में, हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनी है, एकदम डिसिप्लिन प्रॉपर लाइफ। 2-3 हफ्ते ये शेड्यूल चलता है। उसके बाद कॉलेज में कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। जैसे क्या शुरू हो जाता है, जैसे दिल्ली एनसीआर के कॉलेज है ना, यहाँ आप लोग खेलते हो लाइक BGMI खेलते हो, आप लोग यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक खेलते होगे, हो सकता हो GTA वाई सिटी खेलते हो। कानपुर में लड़के ताश खेलते हैं, वहाँ काउंटर स्ट्राइक का चलन नहीं, वहाँ ताश। पांडे आओ कोर्ट पीस खेलेंगे। हमने कहा हाँ पिताजी ने यही करने भेजा था, आओ बैठो। और आप देखो ये कॉलेज लाइफ में जो गेम आते हैं ना, इसकी ऐसी लत लगती है कि आप पहले सोचते हो 12 बजे सोएंगे, फिर 2 बजे तक गेम खेल रहे हैं। फिर लड़के फालतू बदनाम है कि वो लड़कियों के पीछे रात भर स्टॉक करते हैं, नहीं, वो गेम खेलते हैं रात भर। मैं तो लड़कियों से कहूंगा लड़कों से दोस्ती जरूर करिए, आपको जिंदगी ना जुगाड़ू तरह से जीना आ जाएगा। कम से कम रिसोर्सेज में लाइफ कैसे जीते हैं वो सिखा देंगे आपको। और लड़कों से कहूंगा आप लड़कियों से दोस्ती जरूर करिए। रीजन देने की जरूरत थोड़ी है तुमको, तो तुम तो कर ही लोगे, रीजन चाहिए इसके लिए भी तुम्हें। लॉट ऑफ यू डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ, जस्ट डोंट नो, जस्ट डोंट नो। जी करता है किसी दिन मैं भी इस देश के लिए शहीद हो जाऊं, पर कोई वजह तो मिले। वजह ही नहीं मिल रही है जीवन में कि क्या करना है। ऐसे केस में मैं यही बोलूंगा, लाइफ में कंस्ट्रक्टिव चीजें करते रहें। यू मस्ट हैव हर्ड दैट स्टीव जॉब्स आइकॉनिक स्पीच वेयर ही स्पोक अबाउट कि आप चीजें करते रहो, वो बाद में सब कनेक्ट हो जाएंगी आपस में। द डॉट्स ऑलवेज कनेक्ट बैकवर्ड्स, नेवर कनेक्ट फॉरवर्ड। अब मैं जाके फिजिक्स पढ़ा रहा था, ट्यूशन पढ़ा रहा था। मैं तो क्लास 8 से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, पीछे जाऊँ कहानी में तो। मैं पहली बार कोचिंग पढ़ाया जब मैं क्लास 11th में था, तब जाके मैंने क्लास 9 के बच्चों को कोचिंग पढ़ाई थी। तब मैं फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा था? घर पे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि घर पे गरीबी थी। तब पता था कि ये फिजिक्स वाला बन जाएगा? नहीं पता था। सो डॉट्स ऑलवेज कनेक्ट्स बैकवर्ड, इट नेवर कनेक्ट्स फॉरवर्ड। मैंने जीवन में जो किया फुल किया, मुझे इस बात के लिए कोई शर्म नहीं है। मैंने जीवन में जब फिजिक्स पढ़ी फुल पढ़ी, जब पढ़ाई फुल पढ़ाया। मैंने जीवन में जब प्यार किया तो बेतहाशा बेइंतहा प्यार किया, और बेतहाशा दिल भी टूटा है, खूब रोए भी है। Whatever I have done in life, I have done full. I have no regrets for that. No regrets for that. I don't have any regrets for it. कई लोग बोलते हैं कि आपको रिग्रेट होता है कि वो छोड़ के चली गई, बुरा लगता है। अब उसे कैसा लगता होगा जब आपको देखती होगी, हाँ अब तो उसे कैसा फील होता होगा? नहीं होता। वी नीड टू बी मैच्योर इनफ। ये सारी ये जो सिग्मा इग्मा वाली लाइन है ना, ये सब वही है यार। सिग्मा इग्मा नहीं हो तुम लोग, ऐसे हंस दोगे, क्यूटी पाई हो तुम लोग छोटे से। जो इंसान जीवन से चला गया उसका एक कारण रहा होगा, और वो कारण था इसलिए वो गया। अब वो कारण बदलने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि शी मस्ट बी रिग्रेटिंग इट, उनको दुख होता होगा कि क्या छूट गया। नहीं, ऐसा नहीं था, या शायद होता हो, पता नहीं। खैर, मुझे प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम वही है ना, भारत का एजुकेशन सिस्टम और हमारा सोशल कल्चर ऐसा बना हुआ है
कि हमारी मस्ती करने की, प्रेम करने की, पढ़ाई करने की, करियर बनाने की एकदम सेम एज आती है। उसी एज में आपको करियर बनाना है, उसी एज में पढ़ाई करनी है, दोस्ती यारी करनी है, मस्ती करनी है, उसी एज में आपको प्यार भी करना है। उसके बाद क्या, बाद में बूढ़े होके थोड़ी अभी करोगे, हार्मोन्स हैं और क्या, बायोलॉजिकल रीजन है, इसमें क्या शर्म क्या है। नहीं हो रहा है तो फिर सोचो क्या हो रहा है। तो अपने माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट लगा। उनसे जो बन पाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेंट रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। तभी तुमने देखा है तुम्हारे पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे थे। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो, आप बस फील नहीं करते हो। हम सबकी दिक्कत ये है ना, हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अपने से ऊपर वालों को, कभी जीवन में नीचे वालों को देख ही नहीं रहे हैं। आप स्लम में जाके देखिए भाई, ऐसे बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं घर में, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लड़कियां घर के बाहर शौच करने जा रही हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यू आर फाइटिंग फॉर कि पापा यार महीने के 10,000 दे रहे हो, 12,000 दे दिया करो, 2,000 और चाहिए। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम भी आपकी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बड़ी नहीं है, पर जैसे ही आप ऐसे लोगों को देखोगे हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम कम लगे। अब ये जो थी, ये बहुत बड़े घराने से आती थी, तो इन्होंने हमसे पूछा कि तुम क्या बनोगे जीवन में। तो हमने बोला टीचर बनेंगे। बोली कहाँ पढ़ाओगे। हमने बोला कोचिंग में। कोचिंग में पढ़ाओगे, ये कौन सा प्रोफेशन है। बोली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बनो, वहाँ रिस्पेक्ट होती है, कोचिंग वोचिंग वालों की इज्जत नहीं होती है। अब मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं मुझे यही करना है, मेरे को कोचिंग पढ़ाने का शौक है, मेरे को यही करना है। तो वो चाहती थी कि मैं कोचिंग टीचर ना बनूं, किसी भी तरह से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करूं और एक बहुत अच्छी जॉब करूं, 20-30-40 लाख का पैकेज, उस टाइम बहुत बड़ा था मेरे लिए कि 20-30-40 लाख का पैकेज मेरा लग जाए और मैं वो जॉब करूं। और इस बात पे हम लोग की काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी गंदी लड़ाइयाँ फ़ोन पे एकदम, कि नहीं मैं बनूंगा। वो बहुत ही मेरे लिए टॉक्सिक होने लगा वो एनवायरनमेंट, कि ये मेरे को जीवन ही नहीं जीने दे रही है, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं करने दे रही, मैं सपने नहीं पूरे करने दे रही। I sacrificed my most precious thing to become a great physics teacher. I sacrificed my life. मैंने कहा ये बंदी नहीं चाहिए मुझे फिजिक्स टीचर बनना है, मैं इस सपने से नहीं हटने वाला। That's what I am telling you. आपको अपनी सबसे प्यारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप मेरी एक नॉर्मल जीवन भी चले, मैं अच्छा भी दिखूं, स्मार्ट भी दिखूं, मैं गेम भी अच्छा खेलूं, मैं गाना भी अच्छा खाऊं, मैं ऑलराउंडर भी अच्छा बनूं, लोग मुझे बहुत अच्छे से जाने, मैं कॉलेज में डूड भी दिखूं और मैं बहुत अच्छा जीवन भी कर जाऊं, नहीं होगा बेटा। पागलपने की हद तक जाना पड़ता है, ऐसे नहीं बनती चीज़ें। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर प्योरेस्ट थिंग, प्योरेस्ट, जो आपके सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारी चीज़, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी, वो कई बार आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। थैनोस ने नहीं बेटी का सेक्रीफाइस कर दिया था, किया था कि नहीं। इज थैनोस अ हीरो? आई डोंट नो, बट इज थैनोस अ ग्रेट पर्सन? यस, उसने खुद को बिल्ड किया, वी ऑल नो हिज नेम, भले ही स्टोरी के अंदर होता है, स्टोरी वॉज रिटन इन सच अ वे। तो ग्रेट हीरो हो या ग्रेट विलन हो, दोनों की लाइफ में आपको सेक्रीफाइसेस दिखेंगे। जीवन में कहीं भी आपको ऊपर जाना है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। हाउ मच आई लव्ड हर, इनफ। होप माय फादर इन लॉ डजंट सी दिस वीडियो, काट देंगे मुझको, एंड माई वाइफ ऑल्सो, बट आई सेक्रीफाइस्ड इट, क्योंकि मेरे को बनना था बहुत बड़ा फिजिक्स टीचर। सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग बच्चे ही हो, सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा, देखिए कहीं ना कहीं आप आज भी अपनी सोशल बाउंड्रीज में बंधे हो। अगर आपको किसी से सच में प्रेम होने लगा है बेटा, सच वाला, वो नहीं कि एक साथ 4 को मैसेज कर रहे हो, उसको प्रेम नहीं कहते, वो ट्रायल रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंटल, पता नहीं क्या क्या नाम तुम लोग बना लिए हो आजकल। सच में अगर आपको किसी से प्यार होने लगा है, आप सोचने लगे उनके साथ जीवन स्पेंड करेंगे, तो एक बार ध्यान से दोनों लोग के परिवार को आप देख लीजिएगा। मैं आपको बहुत यहाँ पे सुगर कोटिंग करके बातें नहीं बताऊंगा, यही जमाना है, यही सोसाइटी है, इसी में जीना है, धीमे धीमे बदलेगी। अगर आपको सच में किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा है, एक बार, अभी सब लोग डर गए हैं, अरे यार नहीं हो पाएगा क्या अपना, फिर मन से आवाज होगी, अरे सर आपको क्या पता मेरा प्यार कितना सच्चा है, आप क्या जानोगे। सबको ये गलतफहमी होती है, मुझे भी थी, हर इंसान को गलतफहमी है कि मेरा बाबू सबसे अलग है,
वो डिफरेंट है, वो हर इंसान को गलतफहमी होती है। अगर आपको इस उम्र में किसी लड़की से किसी लड़के से बहुत प्यार हो रहा है, एक बार दोनों के परिवारों को देख लीजिए। आज आपको वो प्रॉमिस करेंगे या करेंगे कि मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगा, रहूंगी, शादी करेंगे हम लोग, 4 छोटे छोटे बंदे जैसे हमारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। आप सब प्लान कर लोगे। आज से 7-8 साल 10 साल बाद जब शादी की बात होगी तो वो नहीं करेंगी, पिताजी आएंगे करने। और पिताजी के आके आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, बेटा कितना कमा लेते हो, कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के हो। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन, दौलत, रूप, रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं। और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। एक चीज मुझे और लाइफ में रियलाइज हुई कि 3 इज द आइडियल नंबर। इवन इफ यू गो टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो रिसर्च करके प्रूव भी कर सकते हैं, मुझे तो लगता है कि 3 दोस्तों का ग्रुप हमेशा सक्सेसफुल रहा है। मल्टीपल रीजन है। 2 दोस्त सामने बैठेंगे, ज्यादा बातें नहीं हो पाती, एक दूसरे को बोला, उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला। 3 बैठेगा तो 2 का ग्रुप बनेगा, 1 का मजाक उड़ेगा। और इसमें दिक्कत क्या है, पासा कभी भी पलट सकता है। अगर आप इस तरफ हो इन 2 में, तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं नहीं, अचानक से ये बंदा इधर फ्लिप होगा, फिर ये 2 इधर हो गए, फिर इसका मजाक उड़ना स्टार्ट हो गया, फिर ये 2 हो गए, तो वो इट्स जस्ट योर बैड डे, इट कैन बी एनी डे। 3 लोग भारत के अंदर एक स्कूटी पे, एक बाइक पे इजिली फिट हो सकते हैं, आइडियल है। अगर आप लोग रिक्शे में ट्रैवल किया, कानपुर में रिक्शा बहुत चलता था, तो 3 लोग रिक्शे पे भी बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। तो 3 इज द बेस्ट नंबर फॉर हैविंग फ्रेंड्स।